गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं रितेश कुमार सिंह आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने प्रिय प्लेटफॉर्म एडुटेरिया टीम की तरफ से। और बिल्कुल आज हम लोग यहां पे डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार दरोगा के कंप्लीट रणनीति को लेकर के कि आखिर हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए और किस तरीके से हम लोग तैयारी करेंगे ताकि हम अपने बिहार दरोगा में सीट को पक्का कर सकें, यानी कि सिलेक्शन ले सकें। तो बिल्कुल आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिएगा। मैं रितेश कुमार सिंह आप लोगों के साथ जुड़ रहा हूं इसमें इतिहास विषय को लेकर के। हमारी पूरी टीम जो है एडुटेरिया टीम, वो आप सभी लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट 60 डेज का प्लान लेकर के आ रही है, जिसमें आप लोगों को यूट्यूब पे कंप्लीट फ्री क्लास दिया जा रहा है, जिसमें आप सभी लोगों के लिए दरोगा की तैयारी कराई जाएगी। तो अगर आपका भी सपना है कि आप वर्दी पहनना चाहते हैं या बिहार में दरोगा बन करके आप सेवा देना चाहते हैं, तो आप जरूर जुड़िए हमारे एडुटेरिया टीम की तरफ से। और आप सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई हो। तो चलिए आज हम लोग बढ़ेंगे और बिल्कुल शानदार तरीके से हम लोग अपने रणनीति को लेकर के डिस्कस करेंगे कि आखिर जो बिहार दरोगा की हम बात करते हैं, जो हम तैयारी करने जा रहे हैं, उसकी एक बेहतर रणनीति क्या हो और उसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके प्रश्नों के स्तर क्या होते हैं, उनके लेवल क्या होंगे, प्रश्नों के कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं और इतिहास का सिलेबस क्या है। इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर के हम लोग आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि क्या हमारी एक सटीक रणनीति होनी चाहिए जिसके माध्यम से हम बेहतर तैयारी कर सकते हैं। चलिए मूव करते हैं। पहले कुछ चीजों को हम समझते हैं, देखते हैं वैकेंसी वगैरह से रिलेटेड, जैसे कि क्या है बिहार दरोगा का सिलेबस, और फिर हिस्ट्री को लेकर के हम लोग बात करेंगे कि हिस्ट्री को लेकर के हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए। यहां पर देखिए बिहार दरोगा के कुछ स्ट्रेटेजिक जो पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, कुछ रणनीतिक जो बिंदु हैं उनके बारे में अगर हम लोग डिस्कशन करेंगे तो यहां पे देखते हैं कि क्या चीजें निकल करके आ रही है हमारे लिए, ये हम लोग यहां पे डिस्कस करेंगे। यहां पर देखिए बिहार दरोगा एसआई एग्जाम 2025 क्विक ओवरव्यू, यानी कि एक तरीके से हम लोग यहाँ पे क्विक ओवरव्यू लेकर के चलेंगे, सब चीज समझेंगे, एक एक चीज समझते हुए मूव करेंगे। यहां पे देखिए आप सभी लोग लिखा हुआ है एक्सपेक्टेड वैकेंसी। तो भाई अगर एक्सपेक्टेड वैकेंसी की अगर हम बात करेंगे तो वैकेंसी के संदर्भ में लगभग आपको 1800 के आसपास में वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। कितना? तो 1800 वैकेंसी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा 2025 में, बहुत जल्द। फिर बोल रहे हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। फीमेल बेनिफिट्स, क्या क्या चीजें हो सकती हैं, अगर आप महिला है तो महिला को लेकर के क्या क्या बेनिफिट आपको दरोगा में मिल सकते हैं, जैसे रनिंग को लेकर के आपको सहूलियत है। बाकी और भी चीजें हैं जहां पे पीईटी जो होता है फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, उसमें आप सभी लोगों को जो महिला है या जो मतलब गर्ल्स हैं स्पेशली, उनको बहुत सारी सुविधा आप मिलेगी। फिर यहां से मूव करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस इसका क्या होना चाहिए, मतलब होता है किस तरीके से होता है। फिर एग्जाम पैटर्न, एग्जाम का क्या पैटर्न है ये भी देखेंगे। और फिर सिलेबस के बारे में हम लोग जरूर डिस्कस करेंगे कि इतिहास का सिलेबस कैसा है, किस तरीके का इतिहास का सिलेबस है और हमें क्या करना चाहिए इसके लिए। फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे कट ऑफ के बारे में हम लोग जरूर डिस्कस करेंगे कि जो पिछले 2-3 एग्जाम हुए हैं वो जो कट ऑफ रहे हैं उनके, जो पिछले 2-3 बार जो एग्जाम लेटेस्ट की हम बात कर रहे हैं, एग्जाम तो खैर बहुत हुए हैं लेकिन जो लेटेस्ट एग्जाम हुए हैं उनके कट ऑफ क्या रहे हैं। फिर प्रिपरेशन टिप्स के बारे में हम लोग बात करेंगे कि हमारी तैयारी की जो रणनीति होगी, जो टिप्स हैं, किस तरीके से हम लोग तैयार करेंगे। और फिर वो 3 मिस्टेक्स बहुत जरूरी है जो आपको नहीं करने हैं। अगर ये 3 गलतियां आप करते हैं दरोगा की तैयारी के दौरान तो आप निश्चित तौर पे आप क्या हो जाएंगे, तो इस कंपटीशन से, इस प्रतिस्पर्धा से बाहर हो जाएंगे। तो चलिए मूव करते हैं, एक एक चीज को लेकर के चलेंगे। यहां पे देखिए अपने सुशासन बाबू के बारे में कुछ चीजें हैं। सुशासन सरकार जिसको हम कहते हैं, यानी कि सुशासन की सरकार, यहां से संबंधित कुछ चीजें आप लोगों को यहां पे दिखाई देगा। बिहार दरोगा एसआई एग्जाम 2025 एक्सपेक्टेड वैकेंसी एंड नोटिफिकेशन डेट। यहां पर देखिए मजबूत सुरक्षा व्यवस्था, जनता दल यूनाइटेड, अभी बिहार में आप लोगों को भी पता है कि जनता दल यूनाइटेड की सरकार है, के साथ नौकरी देती नीतीश सरकार, इसमें तो कोई डाउट वाली बात है ही नहीं। अगर आप टीचर को लेकर के भी देखें तो बिहार ने जितना नौकरी दिया है पूरे भारत में उतनी नौकरी किसी स्टेट ने नहीं दिया है। तो नीतीश सरकार गृह विभाग की विभिन्न शाखाओं में करीब 30,000 पदों पर नियुक्ति होगी।
अगर हम सिर्फ पुलिस की बात करेंगे तो इस पुलिस डिपार्टमेंट में तकरीबन 30,000 पदों पे नियुक्ति होनी है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब इसमें अगर देखें तो पुलिस में 25,000 से अधिक पदों पर होगी सीधी बहाली। 21,000 से अधिक सिपाहियों की चल रही है नियुक्ति प्रक्रिया, यानी कि जो 21,000 जो सिपाही हैं उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया अभी चल रही है। साथ ही साथ 1806 दरोगा होंगे बहाल, यानी कि हम लोग जिसके बारे में यहां पे डिस्कस करने के लिए हाजिर हुए हैं, इसमें लगभग बिहार दरोगा में कितनी सीट, तो 1800 सीट आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी, 1800 सीट। ठीक है, इसमें 153 डीएसपी के पदों के लिए बीपीएससी को भेजी अधियाचना, जिसमें आप लोगों ने देखा होगा कि 70th बीपीएससी में मतलब कि 2000 प्लस सीट आई हुई थी इस बार, यानी कि भरमार है इस बार वैकेंसी का। यहां तक कि बीपीएससी की बात करेंगे 4361 चालक सिपाहियों की भी होगी बहाली, यानी कि जो चालक सिपाही हैं उनकी भी बहाली होगी और ये 4361 सिपाही भर्ती किए जाएंगे। क्लियर? तो चलिए, ये एक खाका रहा सरकार का ये मोटो है, बहुत जल्दी वैकेंसी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। अब यहां पे हम बात करेंगे कि बिहार दरोगा का जो एसआई का जो एग्जाम होगा, इसकी क्राइटेरिया या जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। यहां से अब हमारा मेन जो पॉइंट्स है वो शुरू हो जाता है कि अगर आप इसको करते हैं, इन चीजों पे अगर आप खरे उतरते हैं, तो आप निश्चित तौर पे बिहार में दरोगा बनने के लायक हैं। यहां पर देखिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करेंगे, यानी कि योग्यता की बात करेंगे, तो सबसे पहला जो पॉइंट यहां पे दिखेगा, बोल रहा है कि भारत का नागरिक होना अनिवार्य है, यानी कि अगर आप भारत के नागरिक हैं तो ही आप बिहार में दरोगा बन सकते हैं। अब इस भारत की बात करेंगे तो भारत में बिहार भी है, झारखंड भी है, पश्चिम बंगाल भी है, उत्तर प्रदेश भी है, यानी कि जो पूरा आप लोगों ने पढ़ा है स्टेट और यूटी, जो कि भारत की एक प्राकृतिक सीमा है, उसमें अगर आप कहीं पे भी रहते हैं तो आप यहाँ के मतलब नागरिक हैं, रहते का मतलब नागरिक हैं, तो आप क्या हैं, तो आप बिहार में दरोगा बनने के योग्य हैं और आप फॉर्म भर सकते हैं। ये नहीं कि पाकिस्तान का आकर के कोई भर देगा, ऐसा नहीं हो सकता है। चाइना का कोई आकर के बिहार में दरोगा बन सके, ऐसा नहीं है। तो आप भारत के अगर नागरिक हैं, और निश्चित तौर पे मैं ये मानता हूं कि हमारे जितने भी भाई बंधु वीडियो देख रहे हैं ये सभी भारत के नागरिक हैं। ठीक है, फिर पुरुष महिला थर्ड जेंडर आवेदन कर सकते हैं, यानी कि इस आवेदन की अगर बात करेंगे तो इसमें कौन कौन आवेदन कर सकता है, तो इसमें पुरुष महिला थर्ड जेंडर आवेदन कर सकते हैं, यानी कि अगर आप मेल हैं या फीमेल हैं और अगर कोई थर्ड जेंडर का भी व्यक्ति है तो वो भी बिहार दरोगा में आवेदन कर सकता है। शैक्षिक योग्यता, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बोल रहा है कि दिनांक 1 अगस्त 2024 तक, कब तक, 1 अगस्त 2024 तक किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। यानी कि शैक्षणिक योग्यता, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो देखिए 1 अगस्त 2024, आज हम लोग हैं 26 जनवरी 2025 में, तो 26 जनवरी 2025 की हम बात नहीं कर रहे हैं, यानी कि जो पिछला साल बीता है 1 अगस्त 2024 तक, यानी कि इस दिन तक किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अगर आप क्लियर कर चुके हैं ग्रेजुएशन तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए स्वतंत्र हैं, आप भर सकते हैं, एलिजिबल है। उम्र सीमा की गणना भी 1 अगस्त 2024 को ही की जाएगी। ठीक है, यानी कि 1 अगस्त 2024 तक आप अगर उम्र सीमा की क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं देन यू आर एलिजिबल टू फिल द फॉर्म। बिल्कुल, उम्र सीमा की अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा हम लोग कि उम्र सीमा क्या है। तो जनरल वर्ग की अगर हम बात करेंगे तो 20 इयर्स मिनिमम उम्र चाहिए हमें, यानी कि अगर आप 20 साल से कम के हैं तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं।
और मैक्सिमम हमें कितना चाहिए, तो 37 ईयर चाहिए। ये जनरल वर्ग के पुरुष की हम बात कर रहे हैं। वहीं पे अगर बीसी ईबीसी अगर आप हैं पुरुष में, तो 20 ईयर मिनिमम चाहिए और मैक्सिमम आपको चाहिए 40 साल, यानी कि 40 साल से एक दिन भी ज्यादा नहीं होना चाहिए 1 अगस्त 2024 तक। फिर एससी एसटी में अगर आप पुरुष में हैं, तो एससी एसटी या ट्रांसजेंडर है, तो 20 ईयर्स मिनिमम चाहिए एंड 42 ईयर्स मैक्सिमम चाहिए, यानी कि 42 साल मैक्सिमम आपकी उम्र होनी चाहिए अगर आप पुरुष वर्ग में है तो, एससी एसटी और ट्रांसजेंडर। महिला की अगर बात करेंगे तो निश्चित तौर पे महिला को कुछ ना कुछ तो बेनिफिट रहेगा ही रहेगा। तो जनरल में अगर बात करेंगे तो 20 ईयर्स मिनिमम एंड 40 ईयर मैक्सिमम चाहिए, यानी कि कितना चाहिए, अगर महिला आप जनरल हैं तो आपको 3 साल का यहां पे एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अगर आप बीसी ईबीसी में हैं तो मिनिमम 20 चाहिए, यानी कि 20 से कम संभव ही नहीं है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हो, किसी भी ग्रुप के हो, महिला हो या पुरुष हो, लेकिन 20 आपको चाहिए ही चाहिए और मैक्सिमम 40 ईयर्स चाहिए बीसी ईबीसी इनके लिए भी। और अगर आप एससी एसटी हैं, ट्रांसजेंडर में है, तो 20 ईयर्स मिनिमम और फिर मैक्सिमम 42 ईयर्स। अभी बीपीएससी ने भी ट्रांसजेंडर से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा था और ये पुलिस के रिगार्डिंग ही क्वेश्चन था, जाकर के एक बार देखिएगा। 70th बीपीएससी का जो पहला वाला पेपर हुआ था उसमें बिल्कुल ट्रांसजेंडर दरोगा को लेकर के क्वेश्चन पूछा गया था उसमें। आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं कि और क्या चीजें हैं और किन चीजों पे हमें फोकस करना है, किन चीजों पे ध्यान रखना है। ठीक है, यहां पर देखिए, ये तो हो गया हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब और भी जब हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, तो फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये क्वालिफाई नेचर का ही होता है, लेकिन इसको करना पड़ेगा। मैं आप लोगों को एक अपनी कहानी बता रहा हूं, 2016 की मैं बात बता रहा हूं। उस समय मैं एसएससी के एग्जाम में अपीयर हुआ था। वैसे तो मैं ऑलरेडी सेलेक्टेड भी रहा हूं। मैंने दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मैंने 4 साल तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत इमिग्रेशन ऑफिसर का भी काम किया है। ठीक है, तो इसके अलावा पिछले लगभग 10 साल से पढ़ाने का भी अनुभव है। 10 साल से ज्यादा ही हो रहा होगा, कम तो नहीं हो रहा होगा। ठीक है, तो 2016 में मेरा एसएससी का एग्जाम मैं क्वालिफाई किया हुआ था, जो बिहार एसएससी का है, उसी के थ्रू दरोगा का एग्जाम भी हुआ था। तो मुझे याद है कि मैं पटना के गर्दनी बाग में गया था दरोगा का दौड़ निकालने के लिए, मतलब दौड़ने के लिए। लेकिन उस समय भी मैं जो फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट के लिए जो तैयारी होता है वो मैं नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उस दौरान भी मैं लगातार कहीं ना कहीं आउटर स्टेशन पे मैं लगातार पढ़ाता रहा था। डेली मेरी 6 से 7 घंटे की क्लासेस होती थी। जैसे आगरा की बात कर लें तो उस समय आगरा में मेरी क्लासेस चलती थी, कुछ मुखर्जी नगर में चलती थी ऑफलाइन उस समय। तो इस तरीके से मैं पीटी की तैयारी नहीं कर पाया। उस समय जब हम बात करते हैं क्राइटेरिया का, तो उस समय क्राइटेरिया 6 मिनट में 1600 मीटर दौड़ने के लिए था पुरुष के लिए, और ये अपने आप में एक बहुत टफ वर्क था। टफ वर्क ये था कि मतलब ये बिल्कुल आर्मी के इक्विवेलेंट हो गया। और आप ये देखेंगे कि बिहार में जो दौड़ होता है ना, उस दौड़ में क्या किया जाता है कि यहां पे एक चिप लगा दिया जाएगा, एक कुछ चेस्ट टाइप से। जैसे कि अगर आप एसएसबी में जाते हैं तो वहां पे ना आपको एसएसबी में आर्मी वगैरह के लिए होता है, सीडीएस और एनडीए में तो चेस्ट नंबर मिलता है। तो ठीक उसी तरीके से एक नंबर डाल करके आपको एक चेस्ट टाइप से कुछ पहना दिया जाता है, जैसे चेस्ट नंबर होता है, और उसमें चिप रहता है। और जो राउंड बनाया रहता है, उस राउंड से होकर के, मतलब राउंड के चारों तरफ आपको घूमना होता है। 400 मीटर का वो राउंड होता है, और आप अगर 4 बार उसको चक्कर लगा दिए विदिन 6 मिनट तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे। और उसमें भी आप इधर उधर नहीं कर सकते हैं। जो व्हाइट चूना जो गिराया रहता है उसके चारों तरफ पूरा गोरखा खड़ा कर देता है लठ लेकर के, मतलब आप इधर उधर भी नहीं कर सकते हैं। तो बहुत ईमानदारी से आपको काम करना पड़ेगा। और एक केनोपी रहता है, उस केनोपी से होकर के आपको गुजरना होता है। यानी कि जितनी बार आप उस केनोपी से होकर के गुजरेंगे वो चिप अपने आप रीड कर लेता था। और अगर आप 6 मिनट से 1 मिनट, मतलब 1 सेकंड भी ज्यादा अगर लगा लिए तो बड़े बड़े अक्षरों में एकदम प्रिंटेड निकल करके आता था FAIL। आप समझ रहे हैं? तो यानी कि प्रिफिशियंसी, मतलब कि जो यहाँ पे फिजिकल इफिशियंसी जो टेस्ट है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसके बिना आप दरोगा बन नहीं सकते। ऐसा नहीं हो सकता है कि चोर से कमजोर दरोगा जी ही है। चोर भाग रहा है
और चोर भाग रहा है एकदम पूरा स्पीड से और दरोगा जी हिलते डुलते चल रहे हैं, भाई रुक जा, कहा है हमारी नौकरी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं कि चोर आया और धक्का देकर के दरोगा जी को भाग गया, ऐसा नहीं होगा। उसके लिए हालांकि ये टफ था। इसके बाद बिहार सरकार को भी इस बात का आभास हो गया कि अब हमें कुछ चेंजेस करना चाहिए, क्योंकि ये जो दौड़ है उसमें जितनी रिक्वायरमेंट थी दरोगा का उतने बच्चे मिले ही नहीं। हाँ, कुछ गर्ल्स जरूर मिली थी, उनका सिलेक्शन जरूर हुआ था, लेकिन बॉयज नहीं मिल पाए थे, क्योंकि फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट उस समय बहुत टफ था। उसके बाद बिहार सरकार ने इसका टाइम ड्यूरेशन जो है वो बढ़ा करके 6 मिनट 30 सेकंड कर दिया, यानी कि 6.5 मिनट में 1600 मीटर दौड़ना है। तो यहां पर देखिए शारीरिक दक्षता परीक्षा, यानी कि सभी श्रेणी के पुरुष उम्मीदवारों के लिए। पुरुष उम्मीदवारों की बात करेंगे तो ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, तो 165 सेंटीमीटर होना चाहिए, चाहे वो जनरल हो या ईबीसी हो। इसी के साथ 160 सेंटीमीटर होना चाहिए ईबीसी, एससी और एसटी के लिए। टीना की अगर बात करेंगे तो सिर्फ पुरुष के लिए, महिला में ऐसा कोई योग्यता की जरूरत नहीं है। टीना पुरुष के लिए, टीना बिना फुलाए चाहिए हमें कितना, तो 81 सेंटीमीटर बिना फुलाए, यानी कि बिना सांस लिए। फिर अगर आप सांस लेते हैं तो 5 सेंटीमीटर आपका बढ़ जाना चाहिए, यानी कि 79 सेंटीमीटर होना चाहिए। सॉरी, मतलब कि 86 सेंटीमीटर होना चाहिए फुलाकर। और यहां पे बात करेंगे एससी एसटी के लिए, तो उनकी जो सीना है बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर और फुला के 84 सेंटीमीटर। भले ही मैं दौड़ नहीं दौड़ पाया, 2 राउंड के बाद थक गया था, लेकिन यहां पे मुझे बहुत गर्व महसूस हुआ कि तृतीय अंक में मेरा सीना गया था फुलाने के बाद। समझ रहे हैं, 100 पार। मतलब जो दौड़ नहीं भी दौड़ सकता था उसको भी, मतलब कि उसका चेस्ट का जो माप है वो लेकर के छोड़ दिया जाता था कि जाइए आप, ठीक है। तो सॉरी, तो उस समय मुझे वहां पे गर्व महसूस हुआ कि तृतीय अंक में गया था, ठीक है। तो उसके लिए टेंशन मुझे नहीं था, हालांकि मैं दौड़ नहीं निकाल पाया था। चलिए दौड़ की बात करेंगे तो 6 मिनट 30 सेकंड में 1.6 किलोमीटर दौड़ लगानी होगी। अगर ये 6 मिनट 31 सेकंड हो जाएगा तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, इसलिए लगे रहिएगा। ये गलती यहां पे नहीं करना है, पढ़ाई तो करना ही है, लेकिन साथ ही साथ थोड़ा बहुत ये भी करते रहना है ताकि आपका दम जो है ना, सांस फूले नहीं, दम पचा रहे। ऐसा नहीं कि फाइनली जाकर के वहीं दौड़ना है, ऐसा कुछ नहीं करना है। फिर ऊंची कूद की बात करेंगे, 4 फीट कभी एक बार कूद करके देखिएगा, ठीक है। 4 फीट कम नहीं है, 4 फीट ठीक ठाक है हाइट, तो 4 फीट लेकिन कूदना पड़ेगा। लंबी कूद आपको 12 फुट, और गोला अगर शॉर्ट पुट की बात करेंगे तो ये 16 पाउंड का गोला आपको 16 फीट दूर तक फेंकना होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब अगर बात करेंगे सभी श्रेणी की महिला उम्मीदवारों के लिए, तो महिला उम्मीदवार के लिए ऊंचाई चाहिए 155 सेंटीमीटर और वजन चाहिए 48 किलोमीटर। ऐसा नहीं हो कि कोई महिला कुपोषण की शिकार हो, ठीक है। तो 48 किलोमीटर, तो यहां पे थोड़ा खाने पीने पे ध्यान देना है, बिल्कुल, कि इससे कम ना हो, ठीक है, क्योंकि इससे कम होगा तो बाहर कर दिया जाएगा। और 155 सेंटीमीटर आपकी हाइट मिनिमम चाहिए ही चाहिए, ठीक है। वजन चाहिए 48 किलोग्राम न्यूनतम। दौड़ आपको 6 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ पूरी करनी होगी, 6 मिनट में 1 किलोमीटर, यानी कि यहां पे आपको सहूलियत मिल गई। ऊंची कूद में भी 3 फीट है महिला के लिए बेनिफिट। लंबी कूद आपको 9 फीट ही करनी होगी, जबकि पुरुष को 12 फीट करना था। जबकि गोला फेंक में आपको 12 पाउंड का गोला सिर्फ और सिर्फ 10 फीट फेंकना है, जबकि पुरुष के लिए 16 पाउंड का गोला 16 फीट फेंकना था। इसी के साथ और भी कुछ देखेंगे तो 35% रिजर्वेशन तो है ही महिलाओं के लिए। तो ये सब बहुत बेनिफिट की बातें हैं जो महिला या जो पुरुष, मतलब कि जो फीमेल तैयारी कर रही है दरोगा के लिए, उनके लिए गोल्डन चांस है। फिर यहां पे देखिए किन्नर, कोथी, हिजड़ा, ट्रांसजेंडर, थर्ड जेंडर, शारीरिक मापदंड तथा पीईटी का मापदंड पिछड़े वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के समान होगा। ये जो थर्ड जेंडर के हैं उनके लिए हम यहां पे बात कर रहे हैं। मूव करेंगे आगे, देखते हैं और क्या चीजें हैं। अब बिहार दरोगा का हम एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे कि आखिर इसका एग्जाम कैसे होगा, किस तरीके से इसके एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे, किन किन चीजों पर हमें फोकस रखना है और इसकी एग्जाम की रणनीति क्या हो। तो देखिए बिहार दरोगा एसआई एग्जाम 2025 सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा उसके बारे में हम लोग देखेंगे। बिहार दरोगा प्रीलिम्स की बात करेंगे, यानी कि जो प्राइमरी आपका एग्जाम होगा, सबसे पहले प्रीलिम्स, ये एक तरीके से क्वालिफाई नेचर का है, ये आपका मेरिट नहीं बनाएगा। तो यहां देखिए टोटल आपके 100 क्वेश्चन मिलेंगे,
प्री एग्जाम में इन 100 जो क्वेश्चंस की बात करेंगे ये टोटल 200 मार्क्स के होंगे। कितने के होंगे? तो ये 100 क्वेश्चन टोटल 200 मार्क्स के होंगे। निगेटिव मार्क 0.2 और 1/10 रहेगा। इस बात को ध्यान रखना है। टोटल रिजल्ट 20 टाइम फॉर मेंस, ठीक है, और इसका जो समय पीरियड है वो 2 घंटे का पेपर होगा। यहां देखिए, अब टोटल रिजल्ट 20 टाइम्स फॉर मेंस, यानी कि प्रीलिम्स से अगर मेंस में आप जाते हैं तो 20 टाइम्स आपका क्या होगा? तो 20 टाइम्स आपको सिलेक्शन दिया जाएगा। यानी कि अगर एक सीट है, 1 सीट पे मेंस के लिए 20 स्टूडेंट्स को क्वालिफाई कराया जाएगा। कारण यह है कि उसके बाद अभी मेंस यहां से आपका मेरिट बनेगा। और मेंस की बात करेंगे तो फर्स्ट पेपर जो हिंदी है, फर्स्ट पेपर जो हिंदी है ये होगा क्वालिफाई नेचर का मेंस में। यहां पर देखिए, जो प्री का सिलेबस है दरोगा के लिए वही मेंस का सिलेबस है जिसके आधार पे आपका मेरिट बनेगा। लेकिन मेंस में एक और पेपर होगा हिंदी का, जो कि कैसा है? तो क्वालिफाइंग नेचर का है। टोटल क्वेश्चन इसमें 100 आएंगे, ठीक है। इसमें भी निगेटिव 0.2 और 1/10 रहेगा ही रहेगा, और इसका भी समय पीरियड 2 आवर रहेगा। तो निगेटिव से हमें थोड़ा सा बचना होगा। निगेटिव मार्किंग करने का मतलब यह है कि थोड़ा सा और मन से पढ़ाई करना पड़ेगा, क्योंकि फिर दिक्कत हो जाएगा। सॉरी। अब यहां पर देखिए, मेंस की बात करेंगे तो सेकंड पेपर जो है वो किसका है? तो ये जीएस का है। यही सेम पैटर्न रहेगा। क्वेश्चन 100 रहेंगे। क्वेश्चन कितने रहेंगे? तो 100 क्वेश्चन रहेंगे। टाइम इसके लिए भी आपको 2 आवर का मिलेगा, यानी कि 2 घंटे का समय दिया जाएगा। और टोटल रिजल्ट जो है 6 टाइम फॉर पीईटी, यानी कि मेंस से कितने क्वालिफाई करेंगे? तो 6 टाइम्स। अब आप कहेंगे कि सर इतना ज्यादा 6 टाइम्स क्यों? क्योंकि पीईटी की सारी कहानी हमने बता दी और योग्यता के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया। मजाक तो नहीं है, कम से कम पीईटी। तो इसीलिए एक सीट पे 6 आदमी को मेंस क्वालिफाई कराया जाएगा, क्योंकि बिहार सरकार को भी पता है कि इन आउट ऑफ 6 एक ही कोई पास करेगा। आ रहा बात समझ में? तो इसलिए आप फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट पे भी जरूर ध्यान देते रहिएगा। उसी में समय निकाल करके आधा घंटा, 1 घंटा 45 मिनट के लिए दौड़ करते रहिएगा। हाई जंप, लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट, इन सब का कभी कभी प्रैक्टिस जरूर करते रहिएगा। और जब आप मेंस दे दें तो उसके बाद तो फिर पूरा 100% भीड़ जाइए, जो भी आपको समय 2 महीना 3 महीने का मिलेगा। और अगर थोड़ा बहुत आप प्रैक्टिस करके रखेंगे तो मैं एकदम ईमानदारी से कह रहा हूं कि आप बीच वाला जो समय है 2-3 महीने का, उसमें आप 100% कर ले जाएंगे। तो ये जो 100 क्वेश्चन है 2 घंटे का, ये भी 200 मार्क्स का होगा, और इसमें भी निगेटिव 0.2 और 1/10 रहेगा ही रहेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। कंटिन्यू करेंगे, इससे आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए, अब बिहार दरोगा एग्जाम क्वेश्चन एनालिसिस के बारे में हम बात करेंगे कि इसका क्वेश्चन का जब हम एनालिसिस करते हैं तो हमारी तैयारी की रणनीति कैसी होगी, हमें किसके ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करना हो, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहां पर देखिए, बिहार दरोगा करेंट अफेयर्स का सबसे ज्यादा वेटेज है। 20 से लेकर के 32 के क्वेश्चन के बीच में कुछ भी हो सकता है। और पिछला जब हम एनालिसिस करते हैं तो 22 क्वेश्चन आपके करेंट अफेयर से पूछे गए। इसके बाद जो सेकंड वेटेज है वो आपको यहां पे साइंस का दिखेगा, यानी कि 15 से लेकर के 23 क्वेश्चन के बीच में साइंस से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यानी कि यहां पे नीतू ढाका मैम की जिम्मेदारी थोड़ी सी बढ़ जाती है। करंट अफेयर्स में रवि सर की जिम्मेदारी है। इसके बाद जो थर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, ये आती है मेरे पास। यानी कि हिस्ट्री को लेकर के अगर हम बात करेंगे तो टोटल 13 से लेकर के 17 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और पिछला अगर हम एनालिसिस को देखें तो उसमें 15 क्वेश्चन लगभग इतिहास से पूछे गए हैं। फिर ज्योग्राफी की बात करेंगे तो ज्योग्राफी में 13 क्वेश्चन, ठीक है। और फिर यहां पे आगे बढ़ेंगे तो पॉलिटी में हमें 9 क्वेश्चन दिखाई देता है, जबकि इकोनॉमिक्स में 4, स्टैटिक जीके में 8, मैथ में और रीजनिंग में 5-5 क्वेश्चन, यानी कि 10 क्वेश्चन का वेटेज है। यानी कि यहां पे अमित वर्मा सर की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो यहीं पे हम लोग बात करेंगे, अमित वर्मा सर की जिम्मेदारी थोड़ी ज्यादा है क्योंकि 10 क्वेश्चन का डील वही करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं।
कि भाई कट ऑफ क्या रहा, कैसे रहा, कितनी वैकेंसी में कितना कट ऑफ गया। यहां पर देखिए, तो बिहार दरोगा एसआई एग्जाम कट ऑफ एनालिसिस की बात करेंगे तो 2023 में 1275 सीट पे वैकेंसी आई थी। 2023 में कितने सीट पे वैकेंसी आई थी? 1275। और 2025 में हम कितने सीट पे उम्मीद कर रहे हैं? तकरीबन 1800 सीट पे। एग्जैक्टली तो 1806 वहां पे लिखा हुआ था, बाकी तो नोटिफिकेशन आने के बाद आपको पता लग जाएगा, लेकिन ऑन एन एवरेज 1800 के आसपास में सीटें मिलेंगी ही मिलेंगी। तो यहां पर देखिए, पोस्ट 2023 में 1275 सीट के लिए वैकेंसी आई थी, जिसमें पीटी में 129.6, ठीक है, कट ऑफ गया था मेल के लिए, जबकि मेंस में 158.2। अब देखिए यहां पे हमने बोला कि पीटी में 20 टाइम्स पास करा दिया गया, अब यहां पे मेंस में 6 टाइम पास करा दिया गया। अब जो लोग यहां पे पीईटी एग्जाम में पहुंचे और जिन्होंने क्वालिफाई किया, क्योंकि 6 टाइम भेजा गया ना, तो फाइनल जो सिलेक्शन हुआ है 162.6 पे हुआ है। कितने पे हुआ है? तो 162.6 फाइनल कट ऑफ बिहार दरोगा का गया था। कब? 2023 में, जब 1275 सीट आई थी। फीमेल के लिए कंपेयर कर लेते हैं तो प्री में 110.2 कट ऑफ गया था, 20 टाइम्स को क्वालिफाई करा करके 142.8 गया था कट ऑफ, और फाइनल में कितना? 152.8 फाइनल सिलेक्शन हुआ था। यानी कि फाइनल में भी आप देखेंगे तो मेल और फीमेल के बीच में 10 मार्क्स का गैप है। आगे हम बढ़ते हैं, 2021 में आकर के देखते हैं 2213 सीट के लिए वैकेंसी निकली थी, और इसमें पीटी में 123 कट ऑफ गया था, जबकि मेंस में 149.4 और फिर फाइनल में भी 149.4 कट ऑफ गया था। फीमेल की बात करेंगे तो 96.8, जबकि मेंस में 131.8 गया था, और जब हम फाइनल सिलेक्शन की बात करेंगे तो यहां पे 142.8, यानी कि देखिए यहां पे भी आपको कितने का? तो 7-8 मार्क्स का डिफरेंस आपको दिखाई देगा। उसी तरीके से जब हम 2019 की बात करेंगे तो 2019 में 2446 सीट के लिए वैकेंसी निकली थी, और इसमें 132.2 मार्क्स मिला था। किसको? तो मतलब कि प्री का कट ऑफ गया था बॉयज के लिए, मेंस में 151.6 और फिर फाइनल में 150। और ये सभी मार्क्स कितने हैं? मतलब कितने के हैं? तो आउट ऑफ 200, आउट ऑफ 200, और वो भी निगेटिव के साथ। यानी कि आपको मेहनत ठीक ठाक करना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा। कंपटीशन तो बढ़ता जा रहा है डेली। यहां पर देखिए, फीमेल के लिए बात करेंगे तो 88, 123.8 मेंस में कट ऑफ गया था, जबकि फाइनल में 137.6 कट ऑफ गया था। कंटिन्यू करेंगे, देखते हैं आगे और क्या चीजें हैं। अब बात करेंगे कि बिहार दरोगा एग्जाम 2025 मिस्टेक्स जो नहीं करना है, अगर ये कर दिए तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं क्या है। बिहार दरोगा बनना है तो ये कभी ना करें। अगर ये आप करते हैं तो समझिए कि आप कंपटीशन से बाहर जा रहे हैं। इफ यू आर डूइंग दिस मींस यू आर गोइंग आउट ऑफ कंपटीशन। यहां पर देखिए, नोटिफिकेशन का इंतजार नहीं करना है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम नोटिफिकेशन का इंतजार करेंगे और उस दिन से पूरा 18 घंटा पढ़ने बैठ जाएंगे और तैयारी कर लेंगे, नहीं। हर चीज का एक सीमा होता है। बचपन में आपने पढ़ा होगा, एक कहावत है, कहावत नहीं है, हमने पढ़ा है, बिहार बोर्ड का जो किताब है उस समय 5वीं 6वीं में एक कहावत था, कहावत सॉरी मैं बोल रहा हूं, कहानी था, जिसमें अभ्यास को लेकर के बात किया गया था। और एक लाइन है कि करत करत अभ्यास होत जड़िमत जात सुजात, रसरी आवत जात है शिल्पे परत निशान। यानी कि जब आप अभ्यास लगातार कर रहे होते हैं ना, भले ही धीरे धीरे कर रहे होते हैं। जैसे आपने कुआं देखा है, हम तो खैर पिछली सदी के हैं, पिछली सदी में हमारा जन्म हुआ था, सन 1900 वाले हैं हम लोग, ठीक है। मतलब 1900 मतलब पूरा 1900 नहीं, 1990-91। अभी जो बच्चे यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं तो उसमें पिछले सदी के भी होंगे, इस सदी के भी होंगे। तो यहाँ पे देखिए,
जब आप कुएं से पानी निकालते हैं जैसे हमने निकाला है, तो रस्सी जो होता है बहुत कमजोर होता है, वो बहुत एक ही दिन का रगड़ से नहीं होता है, लेकिन जब आप पानी बार बार निकालते हैं रसरी आवत जात है दिल पे पड़त निशान। यानी कि जो पत्थर की बनी हुई कुआं है या जो ईंट की बनी हुई कुआं है उस पे भी रस्सी का निशान आपको दिख जाएगा, जो कि रस्सी बहुत मजबूत है। तो मेहनत तो आपको लगातार करना है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम नोटिफिकेशन का इंतजार कर लेते हैं, पहले अपनी आंखों से देख लेते हैं कि नोटिफिकेशन 1800 आ गया, उसमें पुरुष के लिए इतना है, महिला के लिए इतना है, उसके बाद हम तैयारी शुरू करेंगे, तो ये गलती नहीं करना है। अगर ये गलती आप कर रहे हैं तो आप समझिए कि आप कंपटीशन से बाहर जा रहे हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आपको नोटिफिकेशन का इंतजार नहीं करना है, तैयारी में आपको लग जाना है, बिल्कुल अभी से लग जाना है। क्योंकि अगर अभी से आप लगेंगे तो कंपटीशन में रहेंगे, कंपटीशन से बाहर नहीं होंगे। और अगर आप तैयारी नोटिफिकेशन का इंतजार करेंगे और आपके मन में ये होगा कि मैं 18 घंटा 20 घंटा पढ़ करके, नहीं, दिमाग की भी एक सीमा है। नई चीजें जो है वो आपके दिमाग में नहीं बैठ पाती हैं, उसको बार बार रिपीट करना पड़ता है, रिवीजन करना पड़ता है, तब वो चीजें आपके दिमाग में आकर के बैठती हैं। तो इस चीज को ध्यान रखना है, जो हमने कहानी पढ़ा था बचपन में कि करत करत अभ्यास होत जड़िमत जात सुजात रसरी आवत जात है शिल्पे परत निशान, उसको ध्यान रखना है। हमें लगातार अभी से तैयारी कर देना है, ये गलती नहीं करना है कि हम नोटिफिकेशन का इंतजार करें। फिर यहां पर देखिए कबड्डी वाली तैयारी तो आपने शुरू कर दिया मेरे कहने से कि सर ने कहा है पहले से तैयारी करते हैं, और तो चलो रितेश सर ने कहा है कि पहले से थोड़ा तैयारी कर लो, तो हमने तैयारी शुरू कर दी। लेकिन अब तैयारी आपने शुरू तो कर दी, लेकिन ये कबड्डी वाला तैयारी नहीं करना है। कबड्डी का खेल देखा है क्या होता है? कबड्डी का खेल, हाँ, उसमें कुछ हुतु तू 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 बोलते जाते हैं और पड़ोसी चारों तरफ से घेर कर रहता है, छू लेंगे छू लेंगे छू लेंगे, इस वाली स्थिति में। और होगा क्या कि अगर आप कबड्डी वाली तैयारी करते हैं, यहां पर देखिए ये वाली अगर आप तैयारी करते हैं, ठीक है, तो वो क्या करेगा कि आपका जो अपोनेंट्स है, जो आपके खांचे में आया है, जो आपके क्षेत्र में आया है, ठीक है, और आप चाहते हैं कि उसको पकड़ लें पकड़ लें पकड़ लें, और पकड़ नहीं पा रहे हैं, तो धीरे से आपको छू के भाग जाएगा, मतलब आप आउट, आपकी टीम हार गई। यही है ये मतलब कि बिहार दरोगा वाली तैयारी, कि भाई इसके साथ मजाक नहीं करना है, लग जाना है। किसी किसी को देखा है कि पूरा एकदम टीम में मिलकर पकड़ लेता है, एकदम दड़ा के बढ़िया से पटक के एकदम मुंह दाब देता है कि एकदम जल्दी बंद करो, सांस तोड़ो। वही वाली तैयारी चाहिए, एकदम पूरा टीम के साथ मिलो, पूरी ताकत लगा दो, चाहे हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमी ज्योग्राफी मैथ रीजनिंग सब पे भीड़ जाओ, और इस तरीके से भीड़ जाओ कि उसको दबा दो, उसकी सांसें तोड़ दो, वो कहीं से भी क्वेश्चन बनाए वो आप बना दो। कहता है ना कि जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है, जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक समान है, दर्द सबके एक समान है, कोई टूटकर बिखर जाता है तो कोई मेहनत करके निखर जाता है। तो बिल्कुल अपनी सारी ताकत लगा देना है। ये कबड्डी वाली तैयारी नहीं करनी है। कबड्डी का दूसरा जो पार्ट है कि पूरा एकदम जकड़ लो, उसको दबा दो, दबा दे बहुआ एकदम बढ़िया से कि सांसें ना मिले उनको, सांस तोड़ दे वो, और वो नौकरी आपकी हो जाए। इतना मेहनत करना है आपको। और फिर लास्ट में टेस्ट देंगे। काहे लास्ट में देंगे भाई? लास्ट में देंगे तो आपको सुधार का मौका कैसे मिलेगा? एडुटेरिया ने तो टेस्ट शुरू कर दिया है, आप फटाफट जाइए एडुटेरिया के एप्लीकेशन पे, वर्दी बैच पे क्लिक करिए, ऐड टू माई लाइब्रेरी करिए और जाकर के टेस्ट दीजिए। एडुटेरिया आपके लिए टेस्ट लेकर के आ चुका है, तो काहे नहीं दे रहे हैं? लास्ट में जब आप टेस्ट देंगे और आप सोच रहे हैं कि क्या मतलब आप एकदम पहाड़ तोड़ दीजिएगा, जो गलती रहेगा वो 2 दिन में सुधार कर लीजिएगा, नहीं होता है सुधार। तो अभी से टेस्ट देना शुरू करिए, लास्ट वाला बात छोड़ दीजिए, अभी से टेस्ट देना शुरू करिए। तो ये जो आप कह रहे हैं कि टेस्ट लास्ट में देंगे, काहे रे बउओ, काहे लास्ट में देगा? तू लो, अभी दो ना, तू लो, अभी दो, अभी देने में क्या दिक्कत है बउआ? लगातार लग जाओ इसमें, बिल्कुल घबराना नहीं है, एकदम लगे रहना है। एडुटेरिया की पूरी टीम आप सभी लोगों के लिए लेकर के आ चुकी है। आज 26 जनवरी 2025 को भी सुबह 10 बजे से एडुटेरिया के एप्लीकेशन पे टेस्ट चल रहा है।
तो बिल्कुल आप जाइए, टेस्ट दीजिए वहां पे, उसको जोड़िए, वर्दी बैच पे क्लिक करिए और उसको ऐड टू माई लाइब्रेरी करिए, आप रजिस्टर हो जाएंगे और टेस्ट दीजिए ऑनलाइन। तो बिल्कुल आपको टेस्ट देना है, इसको छोड़ना नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं सिलेबस का। बोला कि सर आपने तो बहुत बढ़िया से हमें सारी चीजें समझा दिया, मजा आ गया, अब थोड़ा सिलेबस भी बता दीजिए, क्योंकि बिना सिलेबस का तो काम होगा ही नहीं। जी हाँ, बिल्कुल बिना सिलेबस का काम नहीं होगा, बिना सिलेबस का बिल्कुल काम नहीं होगा। और अगर सिलेबस आप देख भी लेंगे तो उसमें से क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे तैयारी करना है, उसके लिए हम यहां बैठे हैं ना, हम आपको बताएंगे कि क्या करना है, कैसे करना है, कितना पढ़ना है वो हम बताएंगे, क्योंकि आप जितना सिलेबस है आप नहीं कर पाइएगा। उसके लिए हमारी टीम है, लगातार हम लोग मेहनत कर रहे हैं, हमें भी बैक एंड से सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है। क्वेश्चंस तैयार करना, पीपीटी बनाना, सारी चीजें, बहुत सारी मेहनत की जो चीजें हैं, हमें भी बैक एंड से सपोर्ट मिल रहा है। तो हमें मिल रहा है तो हम आपके लिए बेहतर कर पा रहे हैं। तो आप अब हमारे इस मेहनत का फायदा उठाइए ना। यहां पर देखिए, प्राचीन भारत का इतिहास, इतिहास 4 सेक्शन, हाथी जैसा सिलेबस है, एकदम भीमकाय मेमोथ टाइप से। कहेंगे कि सर क्या है, तो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। जी हां बिल्कुल, प्राचीन भारत में क्या हुआ, कौन से गांव में अंग्रेज आए, कहां से भाग के गए, या भीम बेटका में लोगों ने क्या क्या किया, उनका जीवन स्तर क्या था, अशोक ने क्या कराया अपने राज्य में, कैसे हमें पता लगेगा। तो हमें स्रोत चाहिए। तो स्रोत को हम 2 पार्ट में बांट देते हैं, एक हम बात कर लेते हैं लिटरेरी सोर्सेस और दूसरा हम बात कर लेते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, यानी कि पुरातात्विक स्रोत और लिटरेरी सोर्स। लिटरेरी सोर्स जैसे कि आप बात कर सकते हैं वेद हो गया, पुराण हो गया, गीता, रामायण, महाभारत। इसके अलावा कुछ पुस्तकें जो विदेशी यात्री भारत में आए उनके द्वारा लिखित सामग्री है। इसके अलावा कुछ देसी है, जैसे कि चाणक्य के अर्थशास्त्र की बात करेंगे, विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस की आप बात कर सकते हैं, बहुत सारी पुस्तकें हैं। सब हम लोग तैयारी के दौरान देखेंगे एक एक चीज। तो साहित्यिक स्रोत और आर्कियोलॉजिकल स्रोत, जैसे कि अशोक का अभिलेख हो गया, उसने जो शिलालेख खुदवाए वो हो गया, भवने हो गया, सिक्के हो गए, तो ये सब आर्कियोलॉजिकल के पार्ट्स हैं। मृदभांड हो गया, मूर्ति हो गया, ठीक है, या जो उस समय के लोगों के द्वारा उपयोग की गई जो वस्तुएं हैं वो सब हमें यहां पे दिखाई देंगी, वो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। अरे बात समझ में। फिर यहां पे देखिए प्रागैतिहासिक काल। इस प्रागैतिहासिक काल में आप प्री हिस्टोरिक पीरियड में आप देख सकते हैं कौन कौन से समय है। तो इस प्री हिस्टोरिक पीरियड में आपको दिखाई देगा कि भाई इस दौरान हमें पाषाण युग के बारे में पढ़ना है। फिर इसी के साथ साथ आपको जो पाषाण युग के जो डिविजन्स हैं, जैसे कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, फिर उसे इतर ताम्र पाषाण काल, उसको पढ़ना है हमें। तो प्रागैतिहासिक काल यानी कि जिस समय लोगों को लिखने पढ़ने का ज्ञान नहीं था, लोग लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, उसको हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। और यहां से क्वेश्चन जैसे नवपाषाण काल से संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, वो मैं दिखाऊंगा भी। अभी कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, इसके बाद पिछले बैक ईयर के जो कुछ क्वेश्चंस हैं उसको मैं यहां पे लेकर के हाजिर हुआ हूं आप लोगों के साथ। फिर यहां पे देखिए सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन और उससे संबंधित स्थल, यहां से भी आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं। कि जैसे मान लीजिए कि भारत में जो बंदरगाह शहर है वो कौन सा है, मोहनजोदड़ो को हम किस नाम से जानते हैं, सबसे पहले कौन सा स्थल की एक्सकवेशन किया गया था, उसकी खुदाई की गई थी, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर वैदिक काल, यहां से ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इसके बारे में हमें पढ़ना है। अरण्यक, उपनिषद, फिर आगे चलेंगे तो महाकाव्य में गीता, महाभारत, रामायण, मतलब महाभारत का ही पार्ट है गीता, मतलब महाभारत और रामायण ये अलग अलग, पुराण। फिर प्राचीन भारतीय धर्म एवं दर्शन। इस प्राचीन भारतीय धर्म एवं दर्शन में वैसे ब्रह्मजाल सूत्र की बात करेंगे तो ब्रह्मजाल सूत्र में उस समय गंगा घाटी के क्षेत्र में 63 संप्रदाय थे, 63। लेकिन विशेष तौर से हमें क्या पढ़ना है, तो विशेष तौर से हमें बौद्ध और जैन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? बौद्ध और जैन पढ़ना है। फिर हमें महाजनपद के बारे में पढ़ना है, यानी कि बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र जो कि जैन ग्रंथ है, उससे हमें 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है। इन 16 महाजनपद में से सबसे जो मजबूती के साथ निकल करके आता है वो कौन सा है, तो वो है आपका मगध साम्राज्य। यानी कि मगध साम्राज्य जो है वो सबसे मजबूती के साथ निकल करके आता है, मगध एम्पायर। अरे बात समझ में। तो मगध के बारे में हम अलग से पढ़ेंगे कि मगध में कौन कौन से वंश ने शासन किया, इसका संस्थापक कौन है। फिर आगे चल करके मौर्य वंश के बारे में देखेंगे
कि यहीं पे मौर्य मौर्य की बात करेंगे तो उत्तर से लेकर के दक्षिण तक पहला ये साम्राज्यवादी सत्ता थी, यानी कि पूरा नॉर्थ टू साउथ। फिर अशोक महान, इन सब के बारे में यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे पूछा भी गया है कि किस अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। ठीक है, तो गुर्जरा है, मास्की है, नेत्तुर है, उड़ेगोलम है। ठीक है, फिर अशोक के द्वारा जो निर्माण कार्य हुए हैं, जैसे संकीसा, संकीसा में जो उसका पिलर है, पिलर उसके ऊपर किस जानवर का बना हुआ है, ये क्वेश्चन मैं दिखाऊंगा आप लोगों को आज। ठीक है, फिर सांची का स्तूप, भरहुत का स्तूप, जो भी निर्माण कार्य किए गए हैं। फिर लेटर मौर्योत्तर काल, यानी कि लेटर मौर्य पीरियड या मौर्योत्तर काल के बारे में हम बात करेंगे। इसमें हमें दो धाराएं दिखाई देती है, एक हमें विदेशी आक्रमण दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? विदेशी आक्रमण, यानी ये फॉरेन इन्वेजन दिखाई देता है। इस फॉरेन इन्वेजन में हमें हिंद यवन, इसी क्रम में हिंद यवन, शक, पहलव और फिर कुषाण, यानी कि इसी क्रम में ये लोग भारत में आते हैं। यही क्रम है इनका भारत आने का, हिंद यवन, शक, पहलव और कुषाण। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। तो एक तो विदेशी आक्रमणकारी, यही मध्य एशिया से भारत का संपर्क, और दूसरा जो हमें देखना है देसी राजवंश, जैसे कुछ जो क्षेत्रीय राजा थे उन्होंने भी सत्ता को स्थापित किया। इसमें हमें कौन कौन सा देख लेना है? तो इसमें हमें देख लेना है शुंग, देख लेना है कणव, देख लेना है वाकाटक, देख लेना है और फिर चेदी देख लेना है। यानी कि ये हमारा सिलेबस जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। ये देख लेना है। यहां मौर्य साम्राज्य से पहले ये जब महाजनपद की हम बात करेंगे तो महाजनपद, जिस समय भारत में मगध का उत्कर्ष हो रहा था, इसी समय भारत पर सिकंदर का आक्रमण होता है। सिकंदर का आक्रमण होता है, ये भी हम लोग थोड़ा बहुत देख लेंगे। और इसके पहले दारा या डेरियस प्रथम, जो कि ससानी वंश का था, उसका भी आक्रमण होता है भारत में। तो ये मौर्य काल से पहले, ये हम वहीं पे देख लेंगे। फिर यहां पे देखिए शुंग, कणव, वकाटक, चेदी और फिर लास्ट में आप देख सकते हैं सातवाहन वंश। ठीक है, एग्जैक्टली सातवाहन हमें पहले ही देखना है, चेदी से पहले देखना है सातवाहन दक्षिण भारत में। इसको हमने अलग इसलिए लिखा है क्योंकि ये साउथ इंडिया का है, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में। फिर इसके बाद हमें गुप्त साम्राज्य में देखना है कि भाई संस्थापक कौन है। इसके बाद किसने सोने के सिक्के जारी किए, किसने चांदी के सिक्के जारी किए, किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। प्रयाग प्रशस्ति लेख किसका है, कौन वीणा बजाते हुए अपने सिक्कों पे दिखाया गया है, तो इनके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। फिर लेटर गुप्त पीरियड, यानी कि यहाँ पे हम हर्ष के बारे में बात करेंगे। यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया है हर्षवर्धन से संबंधित कि कनौज किसकी राजधानी थी। तो भाई हर्ष के बारे में बात करेंगे तो हर्ष पहले पुष्यभूति वंश का जो शासक है, उसकी राजधानी कहां पे, तो स्थानेश्वर में रहती है। बाद में कनौज इसने अपनी राजधानी को स्थापित कर लिया। उसी कनौज को लेकर के त्रिपक्षीय संघर्ष होता है, ट्राइपार्टाइट कॉन्फ्लिक्ट, पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट। इसी के साथ दक्षिण भारत का इतिहास हमें देख लेना है। हम यहाँ पे थोड़ा बहुत वैसे पढ़ेंगे नहीं, हल्का फुल्का मैं हिंट दे दूंगा संगम काल के बारे में कि भाई एतु तौके क्या है, पदीने किल कणकू क्या है, ठीक है, मणि मेघलई क्या है, ठीक है, शिल्पाधिकारम क्या है, तिरुकुरल क्या है। तो ये सब जो साहित्य है उसके बारे में थोड़ा बहुत मैं हिंट दे दूंगा आप लोगों को, जो अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। फिर भारत का इतिहास में आप देखेंगे तो यहां पे जाकर के आप चोल पढ़ सकते हैं, राष्ट्रकूट को पढ़ सकते हैं, पाल को पढ़ सकते हैं, चंदेल को पढ़ सकते हैं। तो ये सब जो दक्षिण भारत के जो राज्य थे, पल्लव पढ़ सकते हैं, ठीक है, पल्लव, ये सभी जो वंश हैं इनके बारे में हम लोग क्या करेंगे तो डिस्कशन करेंगे। दक्षिण भारत में वैसे पाल दक्षिण भारत में नहीं है, ये बंगाल का क्षेत्र है, लेकिन ये वही समय है। ठीक है, तो जब हम पढ़ेंगे तो उसको पूरा विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो ये किसका सिलेबस हुआ, तो ये एंशिएंट हिस्ट्री का सिलेबस हुआ। हिस्ट्री का सिलेबस इतना बड़ा है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। पहले एंशिएंट है, फिर मिडिवल है, फिर मॉडर्न है और उसके बाद अभी वर्ल्ड भी है। अरे बात समझ में? तो सबसे क्वेश्चन पूछा गया है। अब ये मेरे ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी आती है कि हम क्या पढ़ें, किस तरीके से पढ़ें कि कम चीजों को पढ़ करके ज्यादा हम एग्जाम में क्वेश्चन को पकड़ लें। अब यहां देखिए मिडिवल हिस्ट्री की बात करेंगे, मध्यकालीन भारत का। तो मध्यकालीन भारत में हमें क्या क्या दिखाई देता है भाई?
यहां पर देखिए उत्तर भारत और दक्कन, तीन साम्राज्यों का युग, यानी कि उत्तर भारत और दक्कन हम देखेंगे, पाल प्रतिहार, राष्ट्रकूट, इन सब के बारे में देखेंगे। चोल साम्राज्य, इसमें आप राजेंद्र प्रथम को देखेंगे तो उसने श्रीलंका को भी जीत लिया, शैलेंद्र शासक को भी जीत लिया, जिसको दक्षिण का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, राजराजा की बात करेंगे तो राजराजा ने जो गंगईकोंड चोलपुरम, जो उसकी राजधानी थी, ठीक है, तंजावुर, पहले तंजावुर थी, तो राजराजा ने तंजावुर में बृहदेश्वर का मंदिर बनवाया, जबकि राजेंद्र प्रथम जो है उसने गंगईकोंड चोलपुरम में बृहदेश्वर के मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है, ये इसने पाल शासक को हराया था। ठीक है, और पाल शासक को हराने के बाद यहां से गंगा का पानी लेकर के गया था और वहीं पे गंगईकोंड चोलपुरम तालाब का निर्माण करवाया। फिर राजपूत काल की बात करेंगे तो राजपूत काल में 2P 2P 2Ch, ये हम देखेंगे कि भाई अग्निकुल का क्या सिद्धांत है। ठीक है, तो यहां पर देखिए चालुक्य और चौहान, चालुक्य और चौहान अग्निकुल, अग्निकुल के सिद्धांत से। परमार और प्रतिहार, परमार और प्रतिहार, इन सब के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। फिर भारत पर अरबों का आक्रमण, सॉरी थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है, खांसी आ रहा है, कोई नहीं। भारत पर अरबों का आक्रमण, तो अरब आक्रमण की अगर बात करेंगे तो भारत पर अरब आक्रमण करने में कौन हमें दिखाई देता है? तो मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम दिखाई देता है। कौन दिखाई देता है? मोहम्मद बिन कासिम। इसी ने क्या किया? तो जजिया, जजिया की शुरुआत की भारत में, और इसी के समय में अरबी भाषा में आप देखेंगे कि कलीलाबाद दिमना का अनुवाद किया गया है। किसके मतलब कि पंचतंत्र का अनुवाद किया गया है कलीलाबाद दिमना के नाम से। ये सब क्वेश्चन खैर यूपीएससी के हैं। यहां पर देखिए भारत पर तुर्कों का आक्रमण। जब हम तुर्किश इन्वेजन की बात करेंगे तो तुर्किश इन्वेजन में हमें क्या दिखाई देगा? तो भारत पर जब हम तुर्की आक्रमण की बात करेंगे तो इसमें सबसे पहले हमें क्या दिखाई देगा? गजनवी। हेनरी इलियट के अनुसार यह 1000 से लेकर के 1026 ईस्वी के बीच में कुल 17 बार भारत पे आक्रमण किया है। तो महमूद गजनवी है, और फिर गजनवी के बाद फिर कौन हमें दिखाई देता है? गोरी, जिसने पृथ्वीराज चौहान को, चौहान वंशीय जो शासक था, तराइन के युद्ध में हरा दिया, और फिर दिल्ली में इसने अपनी सत्ता, इसका जो गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने स्थापित किया। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे अमीर खुसरो से संबंधित कि किरानुस्सादैन किसका है, मिफ्ताउल फुतूह किसका है, नूह सिपिहर किसका है। फिर बर्नी के बारे में बात करेंगे तो बर्नी ने क्या लिखा? तो तारीख फिरोजशाही की रचना की। शम्स सिराज अफीफ, उसने भी तारीख फिरोजशाही की रचना की। फुतुहात फिरोजशाही उसकी, फिरोज शाह की खुद आत्मकथा है। फुतुहात फिरोजशाही, इससे संबंधित क्वेश्चन आपको बीपीएससी में भी पूछा गया है, और यहाँ पे भी जो क्वेश्चंस होंगे उसको भी मैं डील करूंगा। ये मामलुक सुल्तान मोहम्मद हबीब के अनुसार ये मामलुक थे, वैसे इनको स्लेव डायनेस्टी या गुलाम वंश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुलाम वंश भी कहा जाता है। फिर खिलजी वंश, अलाउद्दीन खिलजी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। गुलाम वंश में यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। बलबन इंपॉर्टेंट हो जाता है। इल्तुतमिश इंपॉर्टेंट हो जाता है। बलबन से पहले इल्तुतमिश है। तो खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश में मोहम्मद बिन तुगलक जो है, ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर सैयद वंश के बारे में बात करेंगे। सैयद वंश, तो सैयद वंश में यहां पे देखिए, ये जो सैयद वंश है, खिज्र खां, ये अपने आप को पैगंबर हजरत मोहम्मद के वंश का मानता था। फिर लोदी वंश में बहलोल लोदी, जिसने बहलोली प्रकार के सिक्के, ये मतलब सभी सरदारों में
इक्वल समझता था, फर्स्ट अमंग इक्वल्स की बात करता है, कभी भी ये सत्ता मतलब कि राज सिंहासन पे नहीं बैठा। सल्तनतकालीन शासन व्यवस्था हम देख लेंगे कि भाई दीवाने अमीर को ही क्या है, दीवाने बंदगान क्या है, दीवाने इमरतिया क्या है, दीवाने अर्ज क्या है, इन सभी डिपार्टमेंट्स के बारे में जो प्रशासनिक व्यवस्था है, ठीक है, बरीद मुमालिक क्या है, इन सब के बारे में हम लोग देखेंगे। फिर प्रांतीय राज्य जिसमें विजयनगर की बात कर सकते हैं, बहमनी की बात कर सकते हैं, गोलकुंडा की बात कर सकते हैं, ठीक है, गुजरात के क्षेत्र की बात कर सकते हैं, ठीक है, मलिक सरोवर या जो आप यहाँ पे देखेंगे जौनपुर वगैरह इसकी बात कर सकते हैं। फिर विजयनगर और बहमनी अलग से हमें पढ़ना है। मध्यकालीन भारत में धार्मिक आंदोलन यानी कि भक्ति और सूफी, भक्ति में देखेंगे तो दक्षिण भारत में नैनार और अलवार, ये क्वेश्चन सीधे सीधे आपके एग्जाम में पूछ दिया जाता है। भक्ति की दो धारा, सबसे पहले तो निर्गुण और सगुण। सगुण में आपको अलवार और नैनार भी दिखाई देंगे, जो कि अलवार जो है विष्णु के भक्त है और नैनार जो है वो शिव के भक्त हैं। इसी तरीके से सूफी आपको दिखाई देगा, सूफी में चिश्तिया है, फिरदौसिया है, कादरिया है, नक्शबंदिया है। अब इतनी सारी चीजें हैं। मुगल इतिहास के स्रोत हम देखेंगे कि भाई मुगल इतिहास के स्रोत क्या है, जैसे तुजुके बाबरी है, तुर्की में लिखा गया है, तुजुके जहांगीरी है, ठीक है, पातशाहनामा है, ठीक है, तो अलग अलग सारी चीजें हैं। मुगल वंश के बारे में देखेंगे और फिर मराठों का उत्कर्ष, शिवाजी के बारे में हम लोग चीजों को डिस्कस करेंगे। तो ये रहा मध्यकालीन भारत का सिलेबस। और इससे जब आगे बढ़ते हैं आधुनिक भारत का, ये खुद अपने आप में एक तरीके से हाथी की तरह सिलेबस है। उत्तरकालीन मुगल सम्राट जैसे कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद, औरंगजेब की मृत्यु के बाद हमें कौन दिखाई देता है? बहादुर शाह प्रथम से लेकर के बिल्कुल 1857 ईस्वी तक बहादुर शाह द्वितीय जो है, वहां तक की सिलेबस को हम लोग देखेंगे। भारत में यूरोपीय व्यापारी कंपनियों का आगमन, जैसे पुर्तगाली आए, डच आए, डेनिस आए, फ्रेंच आए, इन सब के बारे में हम लोग सारी चीजें डिस्कस करेंगे और देखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य, यानी कि कैसे कैसे बंगाल पे अंग्रेजों का आधिपत्य बढ़ा, ठीक है, और कैसे कैसे उनका प्रभाव हमें दिखाई देता है, किस तरीके से प्लासी का युद्ध होता है, पानीपत का प्लासी का युद्ध होता है, बक्सर का युद्ध होता है, और धीरे धीरे ये लोग जो अंग्रेज हैं बंगाल को कैसे अपने कब्जे में करते हैं। फिर उसके बाद अंग्रेजों का मैसूर से संबंध, ये भी हमें पढ़ना है। जब हम बात करेंगे अंग्रेजों का मैसूर से संबंध, तो यहां से संबंधित प्रश्न आपको दिखाई देगा कि टीपू जो है, टीपू सुल्तान यानी कि आंग्ल मैसूर जो युद्ध हुआ था, किस आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद जो अंग्रेजों ने है मैसूर को सहायक संधि की तरह अपने साम्राज्य में मिला लिया, या जो तृतीय चौथा जो आंग्ल मैसूर युद्ध है उसके बाद मैसूर का शासक कौन बना, ये आपके बिहार दुर्गा के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। इससे आगे बढ़ते हैं, यहां पे देखिए, फिर सिख एवं अंग्रेज, ये हमें देखना है। रणजीत सिंह से संबंधित चीजें, कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल की, किस गवर्नर जनरल ने क्या क्या किया, किस तरीके से चीजें हुई। फिर अंग्रेजी शासन के विरुद्ध महत्वपूर्ण विद्रोह हमें देखना है। 1857 की महान क्रांति, भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, इसके महत्वपूर्ण तथ्य को भी हमें ध्यान से देखना है। जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको दिखाई देगा असहयोग यानी कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट दिखाई देता है। फिर सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट दिखाई देता है। फिर क्वाइट इंडिया मूवमेंट आपको दिखाई देगा। तो इस मूवमेंट से संबंधित सारी चीजों को हमें पढ़ना है। जैसे यहां से संबंधित पूछा भी गया है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया, ये आपके बिहार दरोगा का पूछा गया क्वेश्चन। साइमन कमीशन, इस नेहरू रिपोर्ट, इन सब से भी संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। फिर भारतीय धार्मिक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण संगठन एवं संस्थाएं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित आंदोलन एवं घटनाएं, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख वचन एवं नारे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, दिल्ली चलो, ये सब नारे से संबंधित जो प्रश्न है ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित प्रकाशित पत्र, पत्रिकाएं एवं पुस्तकें, भारत के महान शहीद, कांग्रेस अधिवेशन कब और कहां, किस किस अधिवेशन में क्या हुआ। जैसे सबसे पहली जो महिला थी कांग्रेस अध्यक्ष, उनका क्या नाम है, तो भाई एनी बेसेंट, 1917 ईस्वी में कानपुर। फिर उसके बाद प्रथम भारतीय महिला जिसने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की, तो 1925 ईस्वी में सरोजिनी नायडू, कलकत्ता। फिर भारतीय प्रेस का विकास, जेम्स ऑगस्टिन हिक्की से लेकर के फिर जो भी प्रेस का विकास हमें भारत में दिखाई देता है, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ब्रिटिश कालीन आयोग समितियां, जैसा मैकडोनाल्ड आयोग हो गया जो कि अकाल से संबंधित था, सर
स्कॉलिन मैनक्रिफ आयोग जो कि सिंचाई से संबंधित था। तो जो भी आयोग हैं जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं वो उपाधि, प्राप्तकर्ता एवं दाता, भारत की ऐतिहासिक लड़ाइयां, ठीक है, प्रमुख राजवंश संस्थापक तथा राजधानी, सामाजिक सुधार अधिनियम जैसे राजा राम मोहन राय, ब्रह्म समाज से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सर सैयद अहमद खां, सर सैयद अहमद खां से संबंधित पूछा जा सकता है। मुस्लिम समाज, सामाजिक धार्मिक आंदोलन और संगठन, इन सब से भी संबंधित प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो एक तरीके से जब आप इस सिलेबस को देखते हैं तो ये हिस्ट्री का जो सिलेबस है अपने आप में बृहद सिलेबस है, बड़ा सिलेबस है और हाथी जैसा है। और अभी हमने सिर्फ हाथी का डिस्कशन किया है, अभी उसका जो सूंड है वो बिल्कुल फंसा हुआ है और घबराना नहीं है क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन आते हैं, तो उसको भी देखना होगा। और ये रहा आपका विश्व इतिहास जहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं और पिछले जो साल के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको मैं यहां पे लेकर के आया हूं, उसको भी हम लोग देखेंगे, उसका ट्रेड एनालिसिस करेंगे कि क्या है, कैसे है, किस तरीके से है। तो विश्व इतिहास में देखिए पुनर्जागरण, पुनर्जागरण इसी के साथ साथ आप प्रबोधन भी जोड़ सकते हैं। यहां से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। यही वो समय था जहां पे आपको एक इतिहासकार दिखाई देता है टॉमस मूर, जिन्होंने यूटोपिया की रचना की थी, ठीक है। फिर अमेरिका का स्वतंत्रता संघर्ष, कॉमन सेंस किसने लिखा एडम स्मिथ से संबंधित क्वेश्चंस भी आपको विश्व इतिहास में दिखाई देंगे। कार्ल मार्क्स से भी संबंधित प्रश्न दिखाई देंगे, ठीक है। तो अमेरिका का स्वतंत्रता संघर्ष, फ्रांस की राज्य क्रांति हम लोग देखेंगे, इटली का एकीकरण, ठीक है, यानी कि यंग इटली की स्थापना किसने किया, तो यंग इटली, ठीक है। मैजिनी, मैजिनी मैजिनी के बारे में बात करेंगे तो ये लाला लाजपत राय के राजनीतिक गुरु भी थे, ठीक है। जर्मनी का एकीकरण, इसमें जो सबसे प्रमुख व्यक्ति आपको दिखाई देता है बिस्मार्क दिखाई देता है। फिर रूसी क्रांति, लेनिन यहां पे दिखाई देता है, ठीक है। फिर औद्योगिक क्रांति, ब्रिटेन में इस समय कौन कौन से आविष्कार हुए थे, जैसे फ्लाइंग शटल क्या आविष्कार किसने किया, सड़क बनाने का आविष्कार किसने किया, स्पिनिंग जेनी, वाटर फ्रेम, भाप का इंजन, यहां से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर इंग्लैंड में क्रांति, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक, तो 1914 से लेकर के 18 तक, इसमें कौन कौन किसके किसके साथ शामिल रहा, यह प्रश्न पूछा जा सकता है। फिर चीनी क्रांति, तुर्की, इटली में फासिस्टों का उदय, इटली में कौन है, तो मुसोलिनी है। यही तुर्की है, यहां पे जो तुर्की दिखाई दे रहा है, तुर्की का जो खलीफा था, इसको पूरे विश्व के मुस्लिम अपना धार्मिक प्रधान समझते थे। और जब प्रथम विश्व युद्ध के बाद इसके साथ सेबरे की संधि करके इसके साथ अंग्रेजों ने इसके खलीफा के साथ क्या किया, तो अपमानजनक संधि कर लिया। तो यही वो प्रभाव है जब भारत में आपको खिलाफत आंदोलन दिखाई देता है 1919 इसी खलीफा से संबंधित। फिर जर्मनी में नाजीवाद आपको दिखाई देगा, हिटलर कौन है, तो हिटलर है। और फिर जापानी साम्राज्यवाद और द्वितीय विश्व युद्ध। तो ये विश्व युद्ध का सिलेबस, मतलब कि विश्व युद्ध तक का विश्व इतिहास का सिलेबस है। इसको भी हमें करना होगा, हम कोशिश करेंगे कि इसको भी कवर कर लें, क्योंकि कुछ जो इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं उसको हमें लेकर के चलना होगा, उसको हम छोड़ नहीं सकते, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन आता है। अब इसके आगे हम उन सभी कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जैसे यहां पे देखिए, और ये क्वेश्चंस जो है आपके दरोगा के पूछे गए बैक ईयर के क्वेश्चंस हैं। तो यहां पे हम लोग देख सकते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन हमसे पूछा गया है और क्वेश्चन का जो लेवल है वो क्या है और कैसे है, ठीक है। तो यहां पे देखिए एक क्वेश्चन है, प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली जो संधि थी वो कौन सी संधि थी। तो प्रथम जो अफीम युद्ध की बात करेंगे तो अफीम ब्रिटेन क्या करता था, तो ब्रिटेन वहां पे अफीम ले जाकर के चीन में बेचता था, ठीक है। ब्रिटेन क्या करता था, तो ब्रिटेन अफीम को ले जाकर के चीन में बेचता था। और वहां की जो सरकार है उसने इस अफीम के व्यापार पे रोक लगा दिया और बोला कि जो भी पकड़ा जाएगा अफीम का व्यापार करते हुए उसको क्या किया जाएगा, तो उसको सजा दिया जाएगा, ठीक है। तो यहां पे हम बात करेंगे तो 1839 से 42 के बीच में चिंग राजवंश, ठीक है, कब से कब तक, तो 1839 टू 42 अफीम युद्ध हुआ। क्या हुआ, अफीम युद्ध हुआ, ठीक है। अफीम युद्ध, अफीम युद्ध हुआ चिंग राजवंश के बीच में और ननकिंग की संधि के द्वारा यह युद्ध समाप्त हुआ।
कौन सी संधि के द्वारा? तो ननकिंग, चिंग राजवंश, ठीक है, किसके किसके बीच में ये हुआ था? तो चिंग राजवंश और अंग्रेजों के बीच में वर्सेस अंग्रेज, ठीक है, अंग्रेज जीत गए। और इनको वहां पे अफीम का व्यापार करने की आजादी मिल गई। आगे मूव करते हैं। ये देखिए यूटोपिया के लेखक कौन है? यूटोपिया के लेखक की अगर बात करेंगे तो यूटोपिया के लेखक कौन है भाई? तो यूटोपिया के लेखक टॉमस मूर हैं। यूटोपिया की बात करेंगे तो यूटोपिया का शाब्दिक अर्थ होता है स्वप्न लोकी। क्या होता है? तो स्वप्न लोकी, ठीक है, यूटोपिया का अर्थ होता है स्वप्न लोकी। वैसे महात्मा गांधी जी की बात करेंगे तो गांधी जी को भी स्वप्न लोकी कहा गया है, यानी कि ये इस तरीके से एक साम्राज्य की या राज्य की या समाज की कल्पना करते हैं जहां पे सभी लोग बिल्कुल आदर्श सिचुएशन में होंगे, किसी भी प्रकार का किसी के साथ कोई विवाद नहीं होगा। तो गांधी जी ने जो राम राज्य की संकल्पना दी, वास्तव में ऐसी कोई स्थिति नहीं बनने वाली है, इसीलिए गांधी जी को भी क्या कहा जाता है? तो स्वप्नलोकी या यूटोपियन कहा जाता है। ठीक उसी तरीके से ये जो थॉमस मूर है या टॉमस मोर है, इन्होंने अटलांटिक के क्षेत्र में एक ऐसे समाज की कल्पना की थी जो बिल्कुल आदर्श होगा। हालांकि हेनरी अष्टम के साथ इनका विवाद हुआ, जो ब्रिटेन के राजा थे हेनरी अष्टम। थॉमस मूर जो थे क्या थे? तो बिल्कुल एक स्टंच फॉलोअर ऑफ क्रिश्चियनिटी, यानी कि ये एक सच्चे ईसाई होने के नाते कभी भी इन्होंने कैथोलिक चर्च पे प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया। और एक तरीके से ये हेनरी अष्टम के बीच में और कैथोलिक चर्च के बीच में इस तरीके से ये फंस गए कि अंत में इनको फांसी की सजा दे दी गई और इनको बीहेडेड करके इनका जो गर्दन है वो चाक चौराहे पर ले जा करके लटका दिया गया। और ये बताया गया कि आगे से ध्यान रखना है, कोई भी राजा के खिलाफ कुछ ना बोले। प्रोटेस्टेंटवाद के जनक कौन है? तो ये मार्टिन लूथर है, जर्मनी के हैं, ठीक है, जर्मनी के हैं मार्टिन लूथर। इन्होंने ही क्या किया? तो जो कैथोलिक धर्म था उसमें सुधार को लेकर के, कैथोलिक जो चर्च का प्रभाव था उसके सुधार को लेकर के इन्होंने इस आंदोलन को चलाया था। इंडल्जेंस, यानी कि एक तरीके से इंडल्जेंस जो था पाप विमोचन पत्र था। क्या था? तो पाप विमोचन पत्र था। और ये कौन बेचता था? तो ये पाप विमोचन पत्र बेचने वाला कौन था? तो यही कैथोलिक जो चर्च था वो था, यानी कि कहता था कि आपने चाहे जितना भी पाप किया हो आप हमारे पास आइए और हम आपको ये एक पत्र देते हैं जिससे आप मुक्त हो जाइएगा और स्वर्ग चले जाइए। तो ये सब आपके दरोगा के बैक ईयर के क्वेश्चन है, 2021 वगैरह के ये क्वेश्चन है, जाकर के देख लीजिएगा। नवपाषाण कालीन गड्ढे, ये प्रागैतिहासिक काल से संबंधित प्रश्न पूछ दिया है कि नवपाषाण कालीन गड्ढे आवासों के अवशेष कहां पाए गए हैं? तो भाई ये जम्मू कश्मीर में पाए गए हैं। यहीं पे आपको क्या दिखाई देता है? तो बुर्जहोम दिखाई देता है। बुर्जहोम में जो है वो पिट ड्वेलिंग, यानी कि गड्ढे में घर, गड्ढे के अंदर हमें घर दिखाई देता है, यानी कि बुर्जहोम में पिट ड्वेलिंग, ठीक है, यानी कि गर्तावास का साक्ष्य हमें दिखाई देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 ईस्वी में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ? अब अगर हम बात करेंगे ब्रिटेन के खिलाफ, ठीक है, तो भाई ब्रिटेन के खिलाफ कौन शामिल हुआ? ठीक है, तो ये हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ब्रिटेन की बात करेंगे तो ब्रिटेन के साथ साथ कौन था? तो ब्रिटेन के साथ साथ अमेरिका भी था, यानी कि मित्र राष्ट्र में आप देखेंगे तो ब्रिटेन के साथ इसी में आपको कौन दिखाई देता है? अमेरिका दिखाई देता है। अमेरिका के साथ साथ फ्रांस दिखाई देता है। फ्रांस के साथ साथ इसी में इटली भी दिखाई देगा, ठीक है, और फिर रूस भी आपको दिखाई देगा। तो ये एक तरफ थे सब। यानी कि प्रथम विश्व युद्ध की बात करेंगे तो 1914 से लेकर के 18 तक चला था, ठीक है। जर्मनी, और जर्मनी के साथ में कौन? तो बुल्गारिया जो है ये, ठीक है, ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में जो शामिल था वो कौन था? तो ये बुल्गारिया था। इस बात को ध्यान रखना है। और ये सब क्या थे? तो फ्रांस अमेरिका एक तरफ थे। तो इसमें कौन शामिल था? तो इसमें बुल्गारिया शामिल था। ध्यान रहेगा सभी को। चलिए यहां पर देखिए 1999 में टीपू सुल्तान, जो अभी हमने मैसूर के बारे में बात किया, वहीं से संबंधित ये क्वेश्चन है कि मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा किसे बनाया गया? तो चतुर्थ मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में समाप्त होता है। इस समय भारत में जो गवर्नर रहता है वेलेजली रहता है, और वेलेजली ने जिस नीति को लागू किया वो कौन सी नीति है? तो वो नीति है सहायक संधि, यानी कि
सहायक संधि। और यही सहायक संधि को लागू करके कृष्णराज तृतीय जो अरवड़ु वंश का था उसको फिर से शासक बना दिया गया था। ठीक है, यानी कि सब्सिडियरी अलायंस। आगे बढ़ते हैं। 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा, अच्छा क्वेश्चन ये रिपीट हो गया, कोई बात नहीं है, कृष्णराज तृतीय। कंटिन्यू करेंगे। जलियांवाला बाग की घटना किस वर्ष में घटित हुई? जलियांवाला बाग, वहां पे क्या हो रहा था कि वैसे अगर आप देखेंगे तो 1919 ईस्वी में जो रॉलेट एक्ट आया था उसके खिलाफ एक तरीके से विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुके थे। ठीक है, विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुके थे। इसी समय क्या हुआ कि बंगाल बोल रहा हूं, पंजाब के क्षेत्र में जो वहां के लोकप्रिय नेता थे डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, उनको सरकार ने अरेस्ट कर लिया और उन्हीं के समर्थन में जलियांवाला बाग में बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 के दिन एक जनसभा थी, जहां पे जनरल डायर ने जाकर के क्या किया तो बिना किसी सूचना के गोली चलाने का आदेश दे दिया, जिसमें लाखों लोग मारे गए। इसके बाद हंटर कमीशन का भी गठन हुआ था। ठीक है, तो 1919 ईस्वी में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया? तो ये आपको दिखाई देगा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से, यानी कि फरवरी 1922 ईस्वी में। 4 फरवरी 1922 ईस्वी को यूपी के देवरिया जिले में चौरा चौरी का कांड हुआ। उसमें 22 पुलिस वाले को जिंदा जला दिया गया। क्योंकि 22 पुलिस वाले को जिंदा जला दिया गया और गांधी जी ये मानते थे कि अगर आंदोलन हिंसक हो जाएगा तो सरकार के पास इतनी शक्ति है कि वो कभी भी आंदोलन को दबा सकती है। तो इसीलिए क्या हुआ तो 1922 ईस्वी में इसको बारदोली प्रस्ताव पेश करके इस आंदोलन को वापस ले लिया गया। इसके साथ ही अवध राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह, जब इसको अंग्रेजों ने अंतिम रूप से जब क्या किया, जब पेंशन देने की बात की तो इसने बोला कि जब हमारे बाप दादा की जो पूर्वजों की जो साम्राज्य था वो तो आपने छीन लिया, अब हमें पेंशन की कोई आवश्यकता नहीं है। और वहीं पे इन्होंने शायर बोला कि दरो दीवार पे हसरत की नजर करते हैं, खुश रहो मेरे अहले वतन, अब हम तो सफर करते हैं। ठीक है, और फिर उन्होंने पेंशन लेने से मना कर दिया। इन्हीं की पत्नी थी बेगम हजरत महल, जिन्होंने विजरिस कादिर को, जो कि नाबालिग था, उसको अवध का नवाब बना करके आंदोलन का नेतृत्व किया। और जो बेगम हजरत महल थी उनके बारे में कहा जाता है कि वो विदेशों से परफ्यूम मंगा कर लगाती थी, इसीलिए उनको महक परी के नाम से भी जाना गया। सल्तनत काल के दौरान दीवाने अर्ज, जो अभी हमने सल्तनत काल के बारे में डिस्कशन किया था, दीवाने अर्ज जो था ये सैन्य विभाग था और ये किसके द्वारा? तो ये बलबन के द्वारा स्थापित किया गया था। किसके द्वारा? तो बलबन के द्वारा ये स्थापित किया गया था। कृष्णदेव राय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप किस उपनगर की स्थापना की? विजयनगर के शासक थे कृष्णदेव राय। विजयनगर की स्थापना हरिहर और बुक्का के द्वारा किया गया था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में इन्होंने सुलू, तुलु और अरवड़ु वंश की स्थापना की। और इसी में जो तुलु वंश है, इसी तुलु वंश के जो सेकंड रूलर थे, कौन थे? तो सेकंड रूलर की बात करेंगे तो सेकंड रूलर ये आपके कृष्णदेव राय थे। कृष्णदेव राय, इन्होंने क्या किया तो अमुक्त माल्यद की भी रचना की थी, इस बात को ध्यान रखिएगा। और इन्होंने अपनी माता नागल देवी के नाम पर, ठीक है, नागलपुरम नागल देवी के नाम पर नगलपुरम शहर की स्थापना किया था। ठीक है, नागल देवी के नाम पर। किसके? तो नागल देवी के नाम पर। तो ये हम लोग डिस्कशन करेंगे सब अलग से, और ये सभी के सभी क्वेश्चंस आपके बिहार दरोगा के पूछे गए क्वेश्चन। यहां पर देखिए, किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है? यानी कि मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर, तो ये जो है ये यूपी में एक जगह है संकीसा स्तंभ। ठीक है, और ये है कहां पे? तो यूपी के फर्रुखाबाद में है, फर्रुखाबाद में है। और यहीं पे आपको क्या दिखाई देगा? तो संकीसा पे आपको दिखाई देगा कि हाथी की स्थापना की गई। अभी मैं फिर से बता रहा हूं कि अभी मैं ये क्वेश्चन डिस्कस उस तरीके से नहीं कर रहा हूं जिस तरीके से करना चाहिए, क्योंकि अभी इसका मैं 360 एक्सप्लेनेशन करूंगा कि कहां पे क्या है, कैसे है, किस तरीके से है। लेकिन अभी जो है मैं सिर्फ कुछ क्वेश्चंस दिखा रहा हूं कि जो आपके बिहार के दरोगा में एग्जाम में पूछे गए हैं। किस मुगल सम्राट ने शासनकाल में मुगल दरबार में चाहर तस्लीम और जमीन बोस लागू किए? चाहर तस्लीम और जमीन बोस लागू करने वाले शाहजहां थे, क्योंकि जो बलबन ने सिजदा और पैबोस लागू किया था, जिसमें दरबार में जाकर के घुटनों के बल लेटना होता था,
ठीक है, और जाकर के सुल्तान का पैर चूमना होता था। तो शाहजहां ये मानता था कि ये इस्लाम के विरुद्ध है, इसलिए उसने चाहर तस्लीम और जमीन बोस लागू किया। बौद्ध धर्म में उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया गया? बौद्ध धर्म में अगर बात करेंगे तो इसका जो साहित्य है इसको हम त्रिपिटक के नाम से जानते हैं। ठीक है, त्रिपिटक, इसी को क्या कहा गया है? तो पाली साहित्य भी कहा गया है। पाली साहित्य कहा गया है। इस त्रिपिटक में हमें कौन कौन से पिटक दिखाई देते हैं? तो सुत पिटक, सुत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। विनय पिटक और अभिधम पिटक। अभिधम पिटक, सुत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। ठीक है, और ये पाली में ही महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश दिया, जबकि महावीर की बात करेंगे तो उन्होंने प्राकृत भाषा में उपदेश दिया था। यहां पे बढ़ते हैं, किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया? तो 1800 जो 13 ईस्वी का एक्ट है, इसके द्वारा व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। इस बात को ध्यान रखना है। और इस एक्ट के द्वारा व्यापारिक अधिकार समाप्त करने के बाद भी चाय और चीन के साथ व्यापारिक संबंध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का चलता रहा। और चाय और चीन का भी जो संबंध था, यानी कि जो एकाधिकार था, वो भी 1833 ईस्वी में समाप्त हो गया। महात्मा गांधी के जीवनी के लेखक कौन है भाई? तो ये है जीडी तेंदुलकर। जीडी तेंदुलकर ने महात्मा गांधी की जीवनी को लिखा। और बिल्कुल आज का जो सेशन है उसको हम लोग यहीं पे रोकेंगे, और ये एक तरीके से ओरिएंटेशन क्लास रहा। कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं होता? कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं होता? एक पत्थर तो तबीयत से उछाल कर दे। जी हाँ, बिल्कुल इसी जोश खरोश के साथ लग जाना है। एडुटेरिया टीम जो है आप सभी लोगों के लिए लेकर के आ चुकी है बहुत ही शानदार और जबरदस्त दरोगा के लिए बैच, जो कि यूट्यूब पे होगा, बिल्कुल फ्री होगा। तो आप सभी लोग जरूर जुड़िएगा मेरे साथ। मैं आप लोगों के साथ जुड़ूंगा इतिहास विषय को लेकर के, शाम को 7 बजे से लेकर के 8:30 तक। तो कल से यानी कि 27 तारीख से ये सभी क्लासेस रेगुलर शुरू हो जाएंगी, तो आप जुड़ना नहीं भूलिएगा। कल शाम 7 से लेकर के 8:30 बजे तक मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।